सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और warm welcome to all of you in the second session, the second day of this special grant application sessions being organized by National Edu Federation of India. आप सभी संबद्ध संस्थाओं का मैं इसके आदाब हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए जी, चलते हैं सीधा अपनी ग्रांट एप्लीकेशन की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या मैं आपको ऑडिबल हूं। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स, जल्दी से एक बार से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स। जल्दी से सभी लोग से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर रूप से पहुंच रही है तो। चलिए जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ए ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। चलिए जी, आज जिस ग्रांट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उसके लिए स्पेशल कुछ कंडीशंस जरूर हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? आपकी संस्था 3 साल पुरानी होनी चाहिए, राइट? अगर आपका एनजीओ 3 साल पुराना है तो ही आप इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तो यहां पर मेरा कुछ साथियों से निवेदन रहेगा कि जिनके अभी 3 साल पूरे नहीं हुए हैं वो चाहें तो मीटिंग को लेफ्ट ऑन कर सकते हैं, आप मीटिंग छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग आपके काम की अब नहीं रहेगी अगर आपकी संस्था को 3 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं देन, राइट? अगर आपकी संस्था को 3 साल पूरे हो चुके हैं तो ये मीटिंग आपके काम की है, आप बिल्कुल हमारे साथ कंटिन्यू कर सकेंगे। चलिए, समय जाया ना करते हुए वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। आई थिंक सो आज रिकॉर्डिंग हो रही है, देन सेशन आप लोगों को जो है इसका मिल जाएगा। चलिए जी, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरी स्क्रीन। और मेरी स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं एक लिंक। आप तक पहुंच गया है लिंक, और यहां पर मैंने सेम लिंक को आपके साथ ओपन कर लिया है। चलिए जी, सॉरी, आई थिंक सो लिंक आप सभी लोगों तक पहुंच गया है। से यस एनीवन, जल्दी से कोई भी एक साथी से यस इन द चैट बॉक्स। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर इस ग्रांट एप्लीकेशन को करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी होने के बावजूद, आपका प्रोजेक्ट बेहतर होने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार होंगे। क्योंकि अगर आपने मेरी बात को यहां पर जरा भी इग्नोर किया या फिर आपका ध्यान कहीं भी भटका तो, इसलिए आपके सराउंडिंग्स में अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस है तो अगले 20 मिनट के लिए उस डिस्टरबेंस को स्टॉप कर दीजिए। आप अपने साथ कोई अन्य काम लेकर अगर चल रहे हैं तो प्लीज अगले 20 मिनट के लिए, मात्र 20 मिनट के लिए आप उसको जो है स्टॉप कर दीजिए, राइट? चलिए जी, कॉपी पेन आपका रेडी रखिएगा। और अगर आपका कॉपी पेन रेडी हो गया है, से रेडी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से रेडी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। अगर आप अपने कॉपी पेन के साथ नोट डाउन करने के लिए रेडी हो चुके हैं, से रेडी इन द चैट बॉक्स। चलिए, आज की जो ग्रांट है वो बहुत इजी रहेगी आपके लिए। कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने वो जरा सी मिस कर दी तो आपको आपका बेहतरीन प्रपोजल होने के बावजूद ये ग्रांट नहीं मिलेगी। और अगर आपने जरा सा जो है अपने आप को व्यवस्थित रखा तो आप इस ग्रांट को इजीली अचीव कर पाएंगे। कैसे?
उसके लिए मैं लेकर चल रहा हूं इस पर्टिकुलर लिंक पर। आपको लिंक पर जाते ही ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको अपना ऑथराइज सिग्नेचर, अपना इन द सेंस कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए जो ऑथराइज कैपेबिलिटी होती है या ऑथराइज जो पर्सन होता है, वो होता है आपकी संस्था का सेक्रेटरी। इज इट क्लियर? सचिव, जो लोग हिंदी में समझते हैं, सचिव। आपकी संस्था में जो व्यक्ति सचिव पद पर अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर पर्सन के यहां पर आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे हम, ध्यान रखिएगा। आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक, जिसके आगे छोड़िए पीछे भी कुछ ना लिखा हो। इज इट क्लियर? जिसके पीछे भी कुछ ना लिखा हो। इस पेज पर आपको ब्लू पेन का यूज करना है। ब्लू पेन से इस पर अपना जो सिग्नेचर है वो अंकित करना है। राइट? जैसे कि मैं, ये मेरे पास एक एफिडेविट फॉर्मेट है, सॉरी। चलिए, जैसा कि मैं आपको अभी सैंपल पर जो है करके दिखा रहा हूं और बता भी रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लाइक दिस, मैंने अपना सिग्नेचर यहां पर कंप्लीट किया। अब कुछ साथी यहां पर एक गलती करते हैं। नेवर यूज योर मोबाइल टू स्कैन योर सिग्नेचर। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, आप किसी भी साइबर कैफे से, अगर आपके पास पीसी है देन वेल एंड गुड, क्योंकि संस्था को चलाने के लिए आपके पास कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, ये तीन चीजों की व्यवस्था तो बिल्कुल नॉर्मल रूप से होनी चाहिए विद ऑफिस एंड सिंगल स्टाफ। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप, प्रिंटर या एडिशनल इंटरनेट कनेक्शन और एक ऑफिस और एक रिसेप्शनिस्ट उस पर अवेलेबल नहीं है, आप संस्था की लाइन में आगे नहीं बढ़ सकते। आज नोट डाउन कर लीजिए। आपको क्या करना है, इस सिग्नेचर को आपके स्कैनर के माध्यम से आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन क्वालिटी बड़ी शानदार आपके पास आ जाएगी। उसमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो फाइल है वो 10 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस फाइल की रिक्वायरमेंट में बताया गया है 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में। सेम आपको अपनी जो ऑफिशियल सील है, एनजीओ की सील। थैंक यू। सभी को समझ में आ गया है कि एक्चुअल मैं किस मैटर की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो आपकी ओरिजिनल सील है, यानी कि मेन जो सील है, उसको भी सेम यही पैटर्न यूज करना है। ब्लैंक पेपर लेना है, उस पर उस सील को लगा देना है, स्कैन कर लेना है कंप्यूटर से, और साइज को 10 KB से 100 KB के बीच में सेट करते हुए यहां पर आपको अपलोड कर देना है। क्लियर है? हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया है, जिसमें हमने सिर्फ सिग्नेचर अपलोड किया और कंपनी की, यानी कि अपनी एनजीओ की मोहर, सील जो है अपडेट की है। सिग्नेचर किसके होंगे, ध्यान रखना, सेक्रेटरी के। ऑथराइज सिग्नेचरी कौन होता है किसी भी प्रपोजल या ग्रांट एप्लीकेशन के लिए? सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी ही सील करेगा। इज इट क्लियर? चलिए जी, जनरल इंफॉर्मेशन यहां पर देना है आपको अपना प्रोजेक्ट टाइटल। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ, यहां पर 36 संस्थाएं, सबका अपना अपना प्रोजेक्ट होगा। टाइटल के लिए मैंने आपको तीन चीजें कंफर्म की थी: व्हाट, वेयर, टू whom एंड व्हेन। कब, कहां, किसके लिए, ये चीजें आपके टाइटल में होनी चाहिए। क्लियर है? यहां पर आप अपने उस प्रोजेक्ट का टाइटल लिखेंगे, यहां पर आप अपनी एनजीओ का नेम लिखेंगे, जैसा आपके पैन कार्ड पर अवेलेबल है। योर एनजीओ नेम एज पर योर पैन, राइट? अब यहां पर स्पेसिफाई करना है कि हमारी एनजीओ जो है वो सोसाइटी है, फाउंडेशन इन द सेक्शन 8 वाले चाहें तो रजिस्टर्ड एज ए सेक्शन 8 कंपनी भी आप यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है? सिर्फ यहां पर ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8, केवल इतना ही लिखना है। यानी कि रजिस्टर्ड एज शब्द यहां पर ऑलरेडी दिया गया है। अगर मेरी सोसाइटी है तो मैं सिर्फ यहां पर सोसाइटी टाइप करूंगा, राइट? अगर मेरी ट्रस्ट है
तो मैं यहां पर सिर्फ ट्रस्ट टाइप करूंगा। अगर मेरी सेक्शन 8 है तो मैं यहां पर सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी। क्लियर है? इसके अलावा फालतू का कोई भी शब्द ना घटाना है ना बढ़ाना है। क्लियर है जी? क्यों? इसका जवाब भी मैं आपको आगे दूंगा। राइट? ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहां पर आपको सिर्फ ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है, डेट मंथ मत डाल दीजिएगा, ओनली ईयर। ये आपको सेट करना है। आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर जो आपका एड्रेस है, एज इट इज आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस यहां पर मेंशन कर देना है। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एज पर योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका अगर कॉरेस्पॉन्डेंस, कई बार क्या होता है, हमने संस्था रजिस्टर्ड करवा रही दिल्ली से, लेकिन हम चला रहे होते हैं बिहार में, यानी कि जो हमारा बीओ होता है या एचओ जिसे हम बोलते हैं, हेड ऑफिस भी बोल देते हैं हम कई बार, वो हमारा दिल्ली में कहीं और है। तो यहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो डालिएगा जिस पर आपसे कम्युनिकेशन कर पाना संभव हो, एड्रेस वो फिलहाल का। यहां पर आपका फोन नंबर, यहां पर ईमेल आईडी, राइट? उसके बाद आपकी वेबसाइट इफ एनी लिखा हुआ है, अगर हो तो, लेकिन डालनी है। ध्यान दीजिएगा, काफी लोग सोचते इफ एनी का मतलब है जरूरत नहीं है हमें डालने की। आपको अब वेबसाइट की नेसेसिटी का पता लगेगा, क्योंकि इसके बिना ग्रांट नहीं मिलेगी। आपको यहां पर अपनी वेबसाइट डालनी है। अपना संस्था का पैन नंबर यहां पर डालना है, जिसके लिए आप ग्रांट अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या आएगा आपको, एनजीओ पैन नंबर। ठीक है, गलती मत कर दीजिएगा। अब ये हमारा सेकंड सेशन कंप्लीट हुआ। अब यहां के बाद हम भरेंगे ऑथराइज सिग्नेचरी की डिटेल्स। क्लियर है? अब हम भरेंगे ऑथराइज सिग्नेचरी की डिटेल। यहां तक क्लियर है सभी को? से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। यहां पर कोरस्पोंडेंट एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, वेबसाइट हो गई, फोन नंबर आपका जो है एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है पैन नंबर हो गया। तो यहां तक का सेक्शन सभी को कंप्लीट है? से कंप्लीट, सीपी जल्दी से टाइप कर दीजिए, सीपी कंप्लीट, सीपी कर दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर, मैं समझ जाऊंगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां पर बात करते हैं डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी। अब जो आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसकी डिटेल्स हमें यहां पर चाहिए। और एक साइड ये जो कॉलम है ये अलग है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सिर्फ ये वाला जो कॉलम है, पहला पहला, ये अलग है केवल, बाकी की सारी चीजें सेम चलेंगी। कैसे? यहां पर डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी में नेम, डेजिग्नेशन, पैन नंबर और आइडेंटिटी प्रूफ में आपने क्या लगाया उसका नंबर आपको यहां पर मेंशन करना है। जैसे कि मैं अगर अपना लिखना चाहूं तो मुझे यहां पर लिखना होगा सुनील कुमार, राइट? जो मेरा डॉक्यूमेंट्री नेम है। ध्यान रखिएगा, वैसे आप मुझे एसके यादव के नाम से जानते हैं, मेरा नाम जो प्रचलित है वो एसके यादव, लेकिन डॉक्यूमेंट्री नेम क्या है? सुनील कुमार, उसमें यादव भी नहीं लगा हुआ है, राइट? तो यहां पर मेरा जो ओरिजिनल नेम है मैं उसको यूज करूंगा जो मेरे डॉक्यूमेंटेशन में है, राइट? तो यहां पर सुनील कुमार। अब मान लीजिए मैं यहां पर एज ए डायरेक्टर या जो भी मेरा पद है, देखिए फिलहाल मैं पद के हिसाब से लिख रहा हूं, राइट? आपको नहीं करना है ऐसा, मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूं आपको। डायरेक्टर, ये मेरा पद हो गया। चलिए मैं यहां पर जो है आपका ट्रेजरर ही कर देता हूं, नहीं तो सॉरी सेक्रेटरी कर देता हूं, नहीं तो ठीक है। हालांकि मैं अपनी संस्था में सेक्रेटरी नहीं हूं, ठीक है, मैं वैसे आपको बताने के लिए समझा रहा हूं, लिख रहा हूं, राइट? तो इसको आप गलत मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है जी। हैविंग पैन नंबर, और मैं यहां पर अपना पैन नंबर टाइप कर दूंगा, राइट? और सॉरी, मुझे अभी ये वीडियो एडिट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर कोई भी डाटा आपको जो है टाइप करके नहीं बता सकता, क्योंकि जो है यूट्यूब की पॉलिसी होती है, मुझे इसको अपडेट करते समय फिर दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है अपना, राइट? और अब आपने मान लीजिए अपना आईडी प्रूफ के रूप में आपने आधार को सिलेक्ट किया है, तो आधार नंबर, राइट? आपने ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, राइट? या इसको आप हैविंग आईडी नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है?
तो आपको ये चीज यहां पर मेंशन कर देनी है से। वेरी गुड, ध्यान से समझते रहिएगा हर एक चीज को। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी डाटा को कंप्लीट करें, ऊपर डाटा के साथ मैच कर लें कि हमसे मांगा क्या गया है। नाम डाल दिया है, डेजिग्नेशन डाल दिया है कि नहीं डाल दिया, पैन नंबर डाला है कि नहीं डाला, आधार नंबर डाला है कि नहीं डाला, एंड आइडेंटिटी प्रूफ, राइट। एंड आइडेंटिटी प्रूफ जिसके अंदर आधार, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक चीज होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यहां पर मेंशन कर देना है डिस्क्लोज्ड इन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, यहां पर आपको क्या करना है, आईडी प्रूफ डिस्क्लोज इन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो आईडी प्रूफ भी इसमें रह गया। देखिए इसने कहा आधार नंबर तो मांगा ही मांगा है हमसे, एंड और, राइट। तो यहां पर आपको ये चीज मेंशन कर देनी है, एंड आईडी प्रूफ डिस्क्लोज इन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, या आप अटैच भी कर सकते हैं इसको, डिस्क्लोज की जगह आप जो है अटैच्ड, है ना, अटैच इन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये वर्ड आपको यूज करना है कि आईडी प्रूफ जो है हमने अलग से अटैच कर दिया है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है जी, नीचे हम चलेंगे उस सेक्शन में कि वहां पर देखेंगे हम इसका क्या फंडा होता है। फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन। अब ये जो कॉन्टेक्ट पर्सन, अब यहां पर इसका मत लिख लेगा जाना, ऑथराइज सिग्नेचर का नहीं पूछा है। कॉन्टेक्ट पर्सन का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको यहां पर मेंशन करनी है। क्लियर है। अब यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा भाई, एस के यादव की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट हेड के रूप में रहती है, राइट। और उनका काम होता है सारे प्रोजेक्ट्स पर निगाह बनाना, या फिर जो है फंडिंग एजेंसी से कम्युनिकेट करना, राइट। तो जो भी मेरा एक पर्टिकुलर फंक्शन है जिसको मैं यहां पर प्रूव कर सकूं कि हमने यहां पर कॉन्टेक्ट पर्सन को क्यों डाला है, ये मुझे यहां पर प्रूव करना है, राइट। तो यहां पर मैं उसको डाल दूंगा कि मेरी फंक्शंस मतलब इस कॉन्टेक्ट पर्सन की, राइट। यहां पर जो डिटेल्स है एच एच की, ये एच एच डिटेल्स जो है वो यहां पर लाइक क्यों कर रही हैं, राइट। तो इस व्यक्ति के बारे में, कॉन्टेक्ट पर्सन के बारे में लिखना है यहां पर, अबाउट कॉन्टेक्ट पर्सन। ध्यान दीजिएगा फिर से, डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी मत डाल दीजिएगा, यहां पर कॉन्टेक्ट पर्सन के बारे में लिखना है, ना कि ऑथराइज सिग्नेचरी के बारे में। अगर आपका ऑथराइज सिग्नेचरी ही आपका कॉन्टेक्ट पर्सन है, राइट, लाइक दिस पर्सन इज द सेम पर्सन हेयर, तो आप इसकी डिटेल, क्योंकि आपका ऑथराइज पर्सन ही आपका कॉन्टेक्ट पर्सन है, राइट। तो आप यहां पर इसके बारे में लिख देंगे भाई आपका जो कॉन्टेक्ट पर्सन है वो उसकी फंक्शनैलिटीज क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है संस्था के अंदर। आप देखिए यहां पर यहां पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन लीगल स्टेटस। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको टाइप करना है रजिस्टर्ड इन, पर काफी सारे काम होते हैं, मुझे दिन भर इन्हीं में घूमना होता है, ये आप चेक कर लीजिएगा। खैर, तो यहां पर मैंने ये चीज क्यों बताई आपको, क्योंकि आप ऊपर देखेंगे यहां पर इसने हमसे पूछा था रजिस्टर्ड एज। तो यहां पर हम अगर ट्रस्ट, रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट और एक्ट और फालतू की चीजें हमें यहां नहीं डालनी थी, राइट। यहां पर हमने ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 किस लिए यूज किया था, क्योंकि यहां पर डिटेल फॉर्म यहां पूछी गई है ऑर्गेनाइजेशन लीगल स्टेटस में। तो आपका जो है रजिस्टर्ड इन इंडियन सोसाइटीज एक्ट, राइट, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट, जो भी आपके ऊपर लागू होता है, राइट, वो आपको यहां पर मेंशन कर देना है। सेक्शन 8 वाले क्या करेंगे, अपना जो है आप जब अपना सर्टिफिकेशन होता है उसके ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के नीचे जो है लिखा होता है पूरा एक्ट, सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 8, राइट। वो कंप्लीट का कंप्लीट यूं का यूं जो है आप कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा, राइट। चलिए जी, अदर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो यहां पर आपको मेंशन कर देना है हैविंग प्रोविजनल सर्टिफिकेशन या परमानेंट सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास हो, हैविंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हैविंग सॉरी प्रोविजनल सर्टिफिकेशन विद, जो आपका 8th कॉलम कहता है आपसे क्या, यूनिक आईडी, है ना, कुछ समथिंग लिखा रहता है ना आपके सर्टिफिकेट पर, देख के बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर मैं एक बार डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता देता हूँ। जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन में गए और जहां पर बात आई थी सेक्शन 8 के रजिस्ट्रेशन की, तो उन्हें क्या करना है,
यस, हैविंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर दिस, आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है, हैविंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर दिस। क्लियर है? पॉइंट नंबर 5, हैविंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर दिस। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपका जो एटीजी है उसमें भी आपको हैविंग प्रोविजन नंबर या फिर हैविंग परमानेंट नंबर दिस, ये आपको मेंशन कर देना। सेम सीएसआर 1 का ध्यान दीजिएगा, सीएसआर 1 में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और विद डेट आपको यूज करनी है। ध्यान दीजिएगा सीएसआर में करना क्या है आपको, मैं आपको बता देता हूं। CSR 1, यहां पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो ये होती है, जो ऊपर दी गई है ना, हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर। ध्यान दीजिएगा, हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर दिस इश्यूड ऑन दिस, राइट, ये डेट डाल देनी है आपको, हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर दिस इश्यूड ऑन दिस, ये वाली ऊपर वाली डेट डाल के आपको जो है इसको सबमिट कर देना है। क्लियर है? चलिए जी, ये हो गया हमारे यहां पर। अब डालनी है आपको प्रोजेक्ट लोकेशन, जिस भी लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट आप चलाएंगे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको जो है यहां पर डाल देना है, राइट। आपको यहां पर डालना है अपना टारगेट ग्रुप, आपका टारगेट ग्रुप क्या रहेगा, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या रहेगी, राइट। कोशिश कीजिएगा आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है 12 महीने से अधिक का ना हो। यहां पर आपके टोटल ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसका बजट यहां पर डालना है, नॉट द दैट अमाउंट विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड, वो नहीं डालना है, जो आपका टोटल प्रोजेक्ट बजट है वो यहां पर मेंशन करना था। चलिए जी, अब यहां पर आपने क्या लिखा है, प्रोजेक्ट का बजट, आपका जो टोटल प्रोजेक्ट बजट है, राइट। अब सीएसआर फंडिंग रिक्वेस्ट कितनी है वो बजट यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? टोटल बजट यहां पर रहेगा और सीएसआर फंडिंग के लिए जो रिक्वेस्टेड बजट है वो यहां पर रहेगा आपका, राइट। एनी अदर इंफॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा, एनी अदर इंफॉर्मेशन में आपका, आप चाहें यहां पर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू अदर इंफॉर्मेशन में आप चाहे तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, मान लीजिए सॉरी ये सेक्शन अलग है। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपसे देखिए, आप ऊपर चेक करेंगे आपसे ना सभी प्रकार के आपके रजिस्ट्रेशन पूछे गए थे। आपका 12A का रजिस्ट्रेशन क्या है ना, एटीजी का रजिस्ट्रेशन क्या है, आपके प्रोजेक्ट का मेल आईडी वगैरह, ये सारी चीजें आपसे यहां पर पूछी गई थी, 12A नंबर, एटीजी नंबर, सीएसआर नंबर, प्रोजेक्ट लोकेशंस वगैरह। तो यहां पर आपके पास एडिशनल क्या है उसको डालना है, तो एक लाइन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं साथ साथ टाइप करके दे रहा हूं। जो भी आपका रिस्पेक्टिव रेफरेंस नंबर हो वो आप साथ में डाल देंगे, और आपके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ संबद्धता का जो प्रमाण पत्र है वो यहां पर अपलोड होगा। इस चीज को वेरीफाई कर लीजिएगा। अदर इंफॉर्मेशन से पहले वाला जो कॉलम है वहां पर आपका संबद्धता प्रमाण पत्र आप जो है यहां पर डिस्क्लोज कर दीजिएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि ये लगातार जो ग्रांट्स मैं आपको बताता जा रहा हूं ये रेफरेंस भी आप पर चलेंगी, तो ये डालना मत भूलिएगा आप। ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। चलिए अब नीचे चलते हैं अदर इंफॉर्मेशन पे। यहां पर आपका ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट आ जाएगा, यानी कि मैंने बहादुरगढ़ के एरिया को चुना तो बहादुरगढ़ की ज्योग्राफी क्या कहती है ना, बहादुरगढ़ ज्योग्राफी क्या कहती है भाई, ये एनसीआर का एरिया है, दिल्ली से लगा हुआ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, राइट। जो आपका भौतिक, ये हर एक जगह का अपना अपना एक डाटा होता है, इसे आप डायरेक्टली गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। जो भी आपका एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया, मान लीजिए आपका जो भी XYZ प्रोजेक्ट एरिया, आपको गूगल पे सर्च करना है, राइट डाउन द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ फलाना, जो भी आपका जगह है उसका नाम आप डालेंगे तो वो आपको आपका ज्योग्राफिकल डाटा दे देगा, राइट। ये आपको निकालना आना चाहिए, राइट। ये आपको अपना ज्योग्राफिकल डाटा देना है। यहां पर डिटेल्स ऑफ टारगेट बेनिफिशरीज इंक्लूडिंग नंबर ऑफ बेनिफिशरीज एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इन द सेंस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको टारगेट बेनिफिशरीज की डिटेल देनी है, जैसे कि मैंने SC ST OBC के बच्चों को टारगेट किया है ना, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज 500 बच्चों को, हो गया। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या कहता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनका बैकग्राउंड क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि मैं अगर बीपीएल वाले बच्चों पर काम कर रहा हूं तो मैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन को यूज करूंगा। आप रिमोट एरियाज पे वर्क कर रहे हैं तो आप रिमोट एरियाज, उनका बैकग्राउंड हो गया। आप गरीबों को ऑप्ट कर रहे हैं तो यहां पर जो
बिलो पॉवर्टी लाइन भी आप उसको कह सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इन द सेंस समझ गए आप कि उनका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड इन द सेंस कि आपने उसको पर्टिकुलर उसको ऑप्ट क्यों किया। मान लीजिए यहां पर हम किसी कास्ट को प्रॉपर रूप से लेकर चल रहे हैं, हम हिली एरियाज को लेकर चल रहे हैं, है ना, हम पहाड़ी एरियाज को लेकर चल रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड होता है कि हमने उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी, टारगेट बेनिफिशियरी को क्यों ऑप्ट किया है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ये चीज क्लियर है। सीएलआर जल्दी से, सीएलआर जल्दी से। चलिए जी, तो यहां पर हमें डालना है क्या, अपने बेनिफिशरीज, टारगेट बेनिफिशरीज, उनका नंबर भी जरूर डालना है, राइट। आपके टारगेट बेनिफिशरीज का नंबर जो है एस्टिमेटेड हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी। और उनका बैकग्राउंड मेंशन कर देना। अब डिटेल्ड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मेथोलॉजी, मेथोलॉजी, आपका जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, एग्जीक्यूट कैसे होगा, ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है मेंशन कर लीजिए। आपका जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, इसमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। क्या, इसमें कहा है विद माइलस्टोन बेस्ड विद टाइमलाइंस। मेरा माइलस्टोन है कि मुझे जून तक फलाना काम कंप्लीट कर लेना है, राइट। तो जून तक जो काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देनी है, तो ट्रेनिंग सेशन जो है हमारा, या ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है वो जून तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसका हमने टाइमलाइन रखा था 2 महीने का। इन द सेंस कि अप्रैल में अगर मुझे ग्रांट मिल रही है तो मई छोड़कर, मई और जून 2 महीने में मेरा टारगेट जो है जो सॉरी ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट होगा। तो यहां पर माइलस्टोन और टाइमलाइन दोनों का ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। अब 2 महीने के बाद मेरी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी, उसके बाद हम जो है कुछ और शुरू कर रहे थे, तो उसका भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप जून में तो ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग के बाद वाला पार्ट आप दिसंबर में दिखा रहे हैं, नहीं। तो ये टाइमलाइन को मैच करने के लिए क्यों कहा उसने, कि जो पर्टिकुलर वर्क जितने टाइमलाइन में कंप्लीट हुआ है उसके बाद नेक्स्ट माइलस्टोन और नेक्स्ट वर्क, राइट। यहां पर एक लाइन जरूर ऐड करनी है, प्रोजेक्ट फाइनल एग्जीक्यूशन रिपोर्ट सबमिशन, राइट। यहां पर आपको कर देना है मार्च 2025, क्लियर है। जो ऊपर के आपने काम करे वो तो करे हैं, आप मार्च में प्रोजेक्ट की फाइनल एग्जीक्यूशन रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे, क्लियर है। ये लाइन आपको जरूर ऐड कर दी, मैंने साथ साथ यहां पर टाइप कर दिया, चेक करते रहिएगा और इसको मेंशन कर लीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास आए हैं नेक्स्ट सेशन, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, ध्यान से समझना है इसको। यहां पर दो कंडीशंस बनती हैं, यहां पर दो कंडीशन बनती हैं, इसको फिल करने में काफी संस्थाएं गलती कर जाती हैं। क्या होती हैं वो दो कंडीशंस, एक बार हम इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में आपकी एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या रही, क्लियर है। 23-24 में, इस साल, अभी जो आपकी आईटीआर फाइल होगी, ऑडिट जो फाइल होगी वो 23-24 होगा, उसका असेसमेंट, सॉरी करंट ईयर, राइट, सीवाई। तो यहां पर अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा था तो उतना अमाउंट दिखाना है, यहां पर ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको रनिंग स्टेज का दिखा रहे हैं तो उतना अमाउंट दिखाना है आपको। 24-25 वाली आईटीआर कौन सी होगी आपकी, जो 2000 मार्च 2025 में फाइल की जाएगी। तो इस साल के बजट में आपको वो पूरा अमाउंट डालना है जो आप इस फंडिंग एजेंसी से ले रहे हैं, पहली बात ध्यान दीजिएगा। यहां पर वो अमाउंट जो आप एक्सपेक्टेड खर्च कर चुके हैं, क्योंकि अभी आपकी ऑडिट फाइनल नहीं हुई ना, अभी आपकी ऑडिट तो हुई नहीं है, मार्च के बाद होगी। तो यहां पर आप क्या करेंगे, वो एक्सपेक्टेड अमाउंट लिखेंगे जो आप ये दिखाना चाहें कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको फिर ऑडिट में जगह देनी पड़ेगी उसको 31 मार्च के बाद, राइट। अब यहां पर वो अमाउंट डालना है जो आप इस एजेंसी से मांग रहे हो, क्लियर हो गया। अब अगर आपका प्रोजेक्ट 3 साल का या फिर ज्यादा का है और आप यहां पे आपका प्रोजेक्ट अमाउंट तो बड़ा है, आप इस एजेंसी से छोटा अमाउंट मांग रहे हो,
तो अगली साल का खर्च क्या होगा एस्टिमेटेड, वो भी डाल दीजिएगा। और अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया ही एक साल के लिए है तो यहां पर इसको जो है आप नील कर सकते हैं, राइट, नील कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगली साल का एस्टिमेटेड गोल क्या रहेगा आपका, 0 0। क्लियर है? और अगर नेक्स्ट ईयर भी आप चाहते हैं कि सेम प्रोजेक्ट, भले ही यहां पर खत्म हो गया है, भले ही यहां पर खत्म हो गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, तो यहां पर आप इस अमाउंट को फिर से डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, यहां पर डाला गया अमाउंट, इस अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट है ये कम होना चाहिए, यहां पर लेस करना, ध्यान रखिएगा, यहां पर लेस करना है। ये मेन वाला अमाउंट रहेगा आपका, और इससे लेस होना चाहिए वाला अमाउंट। क्यों लेस होना चाहिए? इस साल मैंने जो प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट ले ली किसी फंडिंग एजेंसी से, और मान लीजिए मैं उस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो नेक्स्ट ईयर मेरा कुछ बजट कम हो जाएगा। कौन कौन सा? जो फिजिकल एसेट्स की मुझे जरूरत पड़ी वो मेरी कम हो गई, ट्रेनिंग तो एक ही बार करवाई ना मैंने, वो खर्चा मेरा कम हो गया। यानी कि एक प्रोजेक्ट जब आगे एक्सटेंड होता है सेम नंबर ऑफ बेनिफिशरीज के साथ, उसका खर्चा नेक्स्ट ईयर में कम होना चाहिए। और जो लोग इसको ज्यादा दिखाने की गलती करते हैं वो वही मार खा जाते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर हुआ आपको कि यहां पर आप अपना वो मेन बजट लिखेंगे एस्टिमेटेड, जो आपका इस साल खर्च होना है, और इससे अगली साल भी अगर आप उम्मीद रख रहे हैं इस फंडिंग एजेंसी से कि ये आपको कुछ दे, तो अगले साल का जो बजट है यहां पर कुछ लेस करके डालिएगा। बस मेरा कहने का यह प्रयास है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब टोटल कॉस्ट इन INR। अब आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या रही, ध्यान दीजिएगा। टोटल कॉस्ट में ये पता है क्या पूछना चाह रहा है आपसे, दिस, यानी कि A प्लस B प्लस C क्या है। गलती मत कर जाना, यहां पर ध्यान रखिएगा। ये टोटल कॉस्ट में क्या पूछना चाह रहा है कि आपका A प्लस B प्लस C क्या रहा। क्लियर है? और इसमें से आपको IGL से कितना फंड चाहिए, बात समझ में आ गई? मान लीजिए मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूं 10 लाख का एक साल के लिए। मैं यहां पर फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में साफ सीधी बात है, जनरल सा एक अमाउंट दिखा दूंगा, भाई 50,000 मैंने इस प्रोजेक्ट पे खर्च कर दिया या मेरा एस्टिमेटेड है। समझिएगा, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं जो कि मैं अपनी ITR में शो भी ना कर सकूं, ऑडिट में शो ना कर सकूं। तो मैंने यहां पर 50,000 दिखा दिया, मेरा प्रोजेक्ट है कितने का, 10 लाख का, राइट। मैं यहां पर लिखूंगा 9,50,000। क्लियर है? यहां पर मैं चाहूं तो 0 0 कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं कि नेक्स्ट ईयर भी अगर मैं इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहूं, तो मेरे पास जो है मेरा ये काम 8 लाख में कंप्लीट हो सकता है। यहां पर मेरा जो टोटल रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, 9 8 17 और एक 18 500, राइट, 18,50,000 हुआ मेरा टोटल। लेकिन मुझे IGL से कितना चाहिए करंट ईयर में, यानी कि ये मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर रहेगा। मैं उसमें 9 लाख मांग रहा हूं, 8 लाख मांग रहा हूं, 7 लाख, लेकिन ये पूरा अमाउंट नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर का अमाउंट मैं एड ऑन नहीं करूंगा, इस ईयर वाले अमाउंट को एड ऑन नहीं करूंगा इस अमाउंट में, ध्यान रखिएगा। इस अमाउंट के अंदर इस करंट ईयर को मैं एड ऑन नहीं करूंगा। क्लियर है? मैं यहां पर मान लीजिए मेरा मैं चाहूं तो इसको 9,50,000 कर सकता हूं एज इट इज, जो मुझे इस करंट ईयर में चाहिए। ठीक है, मेरा एक साल का प्रोजेक्ट है, दैट्स इट। मैं यहां पर 9,50,000 करूंगा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कितने महीने का बनाया मैंने, 12 का। उसके अंदर मेथोलॉजी या ये जो मैंने सारी चीजें दी, ये देखिए यहां पर ये जो आप चीज दे चुके हैं, यहां से सारी चीज निकल के आती हैं। माइलस्टोन, है ना, कब कौन सा काम कंप्लीट होगा, कब तक कंप्लीट होगा। तो मैंने जो भी वहां पर बताया वो सिर्फ मार्च 2025 तक के लिए बताया है। तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसने मुझसे बजट एक साल का मांगा है। क्लियर है? और आगे अगर वो मुझे फाइनेंस करना चाहेगा तो उसे पता है कि आगे मुझे क्या देना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? से क्लियर इन द चैट बॉक्स, CLR, जल्दी से सभी लोग ध्यान से समझ लेने चीजों को, बारीकियां हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ। CLR, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी समझदार लोग हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द कॉपरेशन। आप सभी के कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम नेक्स्ट सेशन में आ चुके हैं जो कि बिल्कुल भिन्न है।
ध्यान से समझना है। आप यहां पर जो भी कॉपी लगाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, वो साइंड होना चाहिए। क्लियर है? स्टाम्प्ड होना चाहिए। उसको आपको मोहर भी करना है। क्लियर है? तीसरा, वेरीफाइड कॉपीज। अब ये वेरीफाइड कॉपीज का मतलब क्या हुआ? कई बार जो हम गलती करते हैं, हमने 12 एटीजी लगाया लेकिन नीचे सिग्नेचर वाली गलती छोड़ गए। देखिए, अगर आपके 12 और एटीजी में, मैं एक उदाहरण और दे देता हूं, आपके 12 और एटीजी में अगर यहां पर क्रॉस है, इसने जो हमसे लाइन कही है ना, वेरीफाइड कॉपीज, तो वेरीफाइड का मतलब क्या है? दैट इज कॉल्ड वेरीफाइड। यहां पर हम गए, सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पर जाना है, शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है, ट्रस्ट पर जाना है, यहां पर ये बटन आपके पास इनेबल मिलेगा, इसको क्लिक कर देना, ओके पर क्लिक कर देना, और इसको वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक कर देना। आपका ये जो सिग्नेचर है वो ग्रीन टिक हो जाएगा। क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स, CLR, जल्दी से CLR। चलिए जी, बहुत बढ़िया। बढ़ते आगे की तरफ। बढ़ते आगे की तरफ, आपको क्या क्या करना, ध्यान रखिएगा। साइन सील करने हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके। ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड इन द फॉर्म अलोंग विद द एप्लीकेशन या प्रपोजल। आपकी एप्लीकेशन या प्रपोजल के साथ ये सारे डॉक्यूमेंटेशन साइंड होने चाहिए, सील होने चाहिए, ठीक है, स्टाम्प्ड होने चाहिए, कहने का मतलब, और वेरीफाइड कॉपीज होनी चाहिए। क्लियर है? अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। सील साइन कौन करेगा? ऑथराइज सिग्नेचरी, राइट। आप चाहे तो आप भी वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। अगर आप मेन सील के साथ यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिग्नेचर 1, सील साइन सब पे हो गए आपके, ठीक है। स्कैन कर लीजिए और साइज को नोट कर लीजिए, 250 KB से ज्यादा की फाइल ना बने, अपलोड कर दीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके पास ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड में, यहां भी ट्रस्ट डीड, एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होता है वैसे ट्रस्ट का, काफी जगह दिया जाता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने ट्रस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइएगा, वहां पर वो बता देते हैं कि कौन सा जो पेज है वो आपका मेन पेज होता है जिसे आप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के रूप में अपलोड करते हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो यहां भी आपको ट्रस्ट डीड अपलोड करनी है और यहां भी आपको ट्रस्ट डीड अपलोड करनी है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? अगर आपको वो मेन पेज नहीं पता है आपकी ट्रस्ट का, तो आपको यहां पर भी ट्रस्ट डीड अपलोड करनी है और यहां पर भी ट्रस्ट डीड अपलोड करनी है, क्योंकि ट्रस्ट वालों के पास डीड के अलावा अलग से कुछ नहीं होता है। और जो सोसाइटी वाले हैं उनका बायोलॉज, या जो सेक्शन 8 वाले हैं उनका MOU, राइट। MOA आपको यहां पर अपलोड कर देना है। साइन सील कॉपीज होनी चाहिए सभी पेजों पर। चलिए जी, लिस्ट ऑफ बोर्ड मेंबर या ट्रस्टी विद क्वालिफिकेशन एंड पैन नंबर। हर एक बोर्ड मेंबर का एक क्वालिफिकेशन और ट्रस्ट जो उसका पैन नंबर है उसके साथ आपको एक लिस्ट बनानी है, सर्टिफाई करनी है, उसको सील साइन करना है, और फिर उसके बाद यहां पर जो है अपलोड कर देना है। क्लियर है? साइज सबका लिखा हुआ है। सेम डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरीज, ये जो ऊपर आपने कॉलम बनाया था डिटेल्स ऑफ बेनिफिशरीज का, ध्यान दीजिएगा यहां पर, डिटेल्स ऑफ टारगेट बेनिफिशरी। अब यहां पर क्या है, ध्यान देने योग्य चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने वो चीज एक वर्ड पर लिख ली, उसका PDF बना लीजिए, उसको एक एनेक्चर का नाम दे दीजिए, एनेक्चर 1 2 3, और जो भी आपने उसका नाम दिया है, इस वाले पैराग्राफ में जब आप टाइप कर रहे थे ना, लास्ट में आपको लिख देना है एज अटैच्ड इन, ये हमारे पास पहला एनेक्चर आया ना, एनेक्चर 1 2, जो भी आपका नाम था उसका, राइट। ये बाद में लाइन ऐड कर देनी है ब्रैकेट लगाकर। तो यही वाला जो डाटा है ये आपका यहां पर अपलोड होगा। घबराना नहीं कि आपको यहां पर अलग से क्या करना है, नहीं, ये डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी वही है। अब यहां पर क्या करना है आपको, एनुअल रिपोर्ट। बहुत सारी संस्थाओं के पास आज भी उनकी एनुअल रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि हम ऑडिट रिपोर्ट को अपनी एनुअल रिपोर्ट मान के चलते हैं। नहीं, ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ 3 साल का डाटा यहां पर मांगा गया है, वो यहां अपलोड होगा।
एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? जो आपने एक्टिविटीज कर रखी हैं उनका पूरे साल का जो विवरण होता है आपका, दैट इज कॉल्ड एनुअल रिपोर्ट। वो भी यहां पर आपको लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की जो है अपलोड करनी है। यहां पर आपको आईटी रिटर्न्स, ध्यान रखिएगा, अपनी ऑडिट को आईटीआर से अलग रखिएगा। तीनों साल की आईटी जो है आपकी, आईटीआर जो है वो यहां पर अपलोड करनी है। साइज मेंटेन कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको अपना एटीजी सर्टिफिकेशन अपलोड करना है और उसके साथ एक लेटर लगाना है, एक डिक्लेरेशन लगाना है आपको, राइट, कि इसको ना तो किसी डिपार्टमेंट के द्वारा विड्रॉ किया गया है और ना ही इसको जो है कहीं से खारिज किया गया है, राइट। एक जो हम सेल्फ डिक्लेरेशन लगाते हैं ना अपने लेटर हेड पर, दैट माय एटीजी सर्टिफिकेशन हैज नेवर बीन इम्पाउंड और नेवर बीन रिवॉक्ड बाय एनी बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और द डिपार्टमेंट ऑफ और आईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, राइट। इतना लिख के सील साइन करके इसके साथ ही अटैच कर दीजिएगा एटीजी सर्टिफिकेट के साथ में। क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। यहां पर आपको अपना 12 और एटीजी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको 12 और एटीजी एक साथ अटैच कर देना है। दोनों फाइलों को 5 पेज होते हैं टोटल 12 एटीजी में आपके, वो यहां पर अटैच कर देने हैं। बैंक डिटेल के अंदर आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपनी कैंसिल चेक के साथ आपको यहां पर अपलोड करना होता है। तो करेंगे क्या आप एक वर्ड फाइल में एक नॉर्मल पेज पर अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को आप टाइप कर लेंगे, राइट। उसका आप प्रिंट निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? उसमें ऊपर जगह छोड़ देना किसकी? चेक वाली। क्लियर है? या आप चाहें तो एक पेज पर जो है अपने चेक की फोटोकॉपी निकाल लीजिए रंगीन, उस पर टाइप करवा लीजिए अपनी अकाउंट की डिटेल, बैंक का नाम, अकाउंट होल्डर का नेम है ना, जो आपकी संस्था का नाम रहेगा, है ना, ब्रांच कोड, आपका आईएफएससी कोड, राइट। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद नीचे सील और साइन करके वेरीफाई करना मत भूलिएगा उस पेज को, वो यहां पर अपलोड कर देना है। चेक जो है वो आपका कैंसल्ड होना चाहिए। कैंसल्ड का पता है सबको, आपका ये जो चेक होता है इस पर एक बड़े बड़े 2 लाइनें क्रॉस में लगाते हैं आप, ऊपर से नीचे, राइट, एच टाइप से, और उसके अंदर बड़े बड़े अक्षरों में आप कैंसल लिख देते हैं, तो वैसा ही होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आपके सीए से आपको लिखवाना है कि आपने अभी तक आपको जरूरत क्यों नहीं पड़ी या आपने क्यों नहीं लिया अपना जीएसटी सर्टिफिकेशन। उसका एक डिक्लेरेशन आपको यहां पर जो है अपलोड करवाना है आपके सीए का। और ध्यान रखिएगा, ये वही सीए होना चाहिए जो आपकी लास्ट ऑडिट में साइन कर रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, बीड़ी गुटखा सिगरेट के ब्रांड की तरह ना सीए बदलते हैं रोज। ये गलत होता है, आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है, राइट। तो जिस सीए ने आपकी ऑडिट्स कर रखी हैं वही इसको सर्टिफाई करेगा कि आपको 12 इसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, राइट। यहां पर क्लियर से रूप से मेंशन है, इफ नॉट रजिस्टर्ड विद जीएसटी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड फॉर द सेम विद रीजन ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, है ना। तो वो अपना रीजन देगा कि हमारी अभी इतना टर्नओवर नहीं थी या हमें जरूरत नहीं पड़ी किसी प्रोजेक्ट के अंदर, वट जो भी उसको लिखना है, वो सीए को अपनी सारी लैंग्वेज पता होती है। चलिए जी, डिटेल्स ऑफ मेजर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट ड्यूरिंग 3 ईयर्स, आपने 3 साल के अंदर जो मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रखे हैं वो आपको यहां पर लगा देने हैं। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है पीएससी जो होती है, वो आपको साथ में अटैच कर देना। हाँ, जिन साथियों ने इस मंथ में जो टर्नओवर की थी, समझ गए होंगे साथी, जिन्होंने अपनी ऑडिट्स को बढ़ाने के लिए जो टर्नओवर की थी, वो कल कॉल करके अगर आपको जरूरत पड़ती है तो अपना जो है ये पीसी जो अपना पीसीसी है वो ले लीजिएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके उसमें ग्रांट के रूप में एंट्री हुई है उसकी। तो अपना पीसीसी मुझसे लेना मत भूलिएगा, उसको आप यहाँ लगा सकते हैं, आपके काम आएगा वो एक्सपीरियंस के रूप में, राइट। तो अपना पीसीसी यहाँ पर लगा देना साथ में, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रखा पिछले 3 साल में, तो उसकी जो है डिटेल्स आपको एक बकायदा उस पर मेंशन करनी है, पिछले 3 साल के प्रोजेक्ट आपको, है ना, ईयर वाइज मेंशन कर दीजिएगा। फिर नीचे जो उसके पीसीसी अगर कोई है आपके पास एडिशनल, वो सारे लगाकर स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करने हैं, राइट। अब देखिए, यहां पर लगाना है आपको प्रपोजल। ये जो पूरा प्रपोजल है आपको एक जनरल जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है उसके फॉर्म में आपको तैयार करना होता है, ठीक है जी। उसकी आपके जो है इसमें एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपकी संस्था के
एक्सपीरियंस और सोर्स ऑफ फंडिंग के बारे में भी, तो वो पूरा प्रपोजल यहां पर जो है आपका सबमिट होगा। अब यहां पर देखिएगा, ईच पेज ऑफ द प्रपोजल एंड एनेक्सर शुड बी स्टाम्प्ड विद ऑर्गेनाइजेशन सील। अब यहां पर प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर वो कह रहा है कि आपका जो प्रत्येक पेज है वो ऑर्गेनाइजेशन की सील के साथ भी स्टैंप्ड होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, भी भी साथ होना चाहिए। क्यों? यहां पर क्लियर मेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन सील एंड काउंटर साइंड बाय द ऑथराइज सिग्नेचर। मान लीजिए आपका ऑथराइज सिग्नेचरी है आपका सचिव, राइट, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी तो साइन करेगा करेगा, लेकिन इस पर आपके प्रपोजल पर आपकी संस्था की मेन सील और उस मेन सील के लिए जो भी ऑथराइज व्यक्ति है, यानी कि संस्था का अध्यक्ष है ना, वो भी साइन करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? काउंटर साइंड लिखा हुआ है क्लियर रूप से। ईच पेज ऑफ द प्रपोजल एंड एनेक्चर्स, जितने भी एनेक्चर्स आप लगा रहे हैं ये सभी जो है शुड बी स्टाम्प्ड विद ऑर्गेनाइजेशन सील एंड काउंटर साइंड बाय ऑथराइज सिग्नेचर। यानी कि सारे पेज जितने भी अभी तक आपने लगाए, जितने एनेक्चर आपने लगाए हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट नहीं, जीएसटी सर्टिफिकेट, 12A एटीजी, इनकी नहीं कह रहा हूं, सिर्फ बात हुई है एनेक्चर की। जैसे हमने यहां पर एनेक्चर यूज किया था, कहां पर? बेनिफिशियरी वाले में। यहां पर हमने एक एनेक्चर यूज किया ना, इसको हमने नाम दिया ना एनेक्चर का। और यहां पर कौन सा? प्रोजेक्ट वाला। ये दो चीज कही है इसने, प्रोजेक्ट प्रपोजल और एनेक्चर, ये दोनों चीजों को आपको काउंटर साइन करना। काउंटर साइन इन द सेंस कि संस्था की मेन सील लगकर भी सही साइन हो गई है और ऑथराइज सिग्नेचर भी इसको साइन करेगा। इस पर क्लियर मेंशन है। अब ये जो हिस्सा रह गया, ध्यान दीजिएगा, ये तो इसके बारे में लिखा हुआ है। अब ये जो हिस्सा रह गया आपका, ये जो हिस्सा रह गया, इसमें आप जो है अपना जो भी एडिशनल डिटेल है आपकी वो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई एडिशनल चीज आपसे रह गई है, तो वो आपका एनेक्चर जो भी था वो आप यहां पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडिशनल एनेक्चर है या एडिशनल कोई चीज बनी हुई है आपकी, आप कुछ अपने जो है पुराने प्रोजेक्ट्स या कुछ भी एडिशनल आप दिखाना चाहते हैं, तो वो चीज यहां पर आप जो है अपलोड करेंगे। राइट? क्लियर है? ये चीज क्लियर हुई आपको? और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो पहले बता चुका हूं कि यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले में आप महासंघ के लेटर को लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर है? तो यहां पर एडिशनल आपका कोई जो चीज बचती है वो आप यहां पर लगाएंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट। यहां पर आपको देना है नेम ऑफ द सबमिटिंग पर्सन, यानी कि जो ऑथराइज सिग्नेचरी वही यहां पर सबमिटिंग पर्सन रहेगा, उसका यहां पर नाम देना है, उसका डेजिग्नेशन देना है। राइट? या फिर ये जो व्यक्ति है कॉन्टेक्ट पर्सन, ये भी यहां पर हो सकता है। क्लियर है? दोनों चीजों को वेरीफाई कर रहा हूं। यहां पर उसका जो कॉन्टेक्ट पर्सन है उसका नाम भी आप डाल सकते हैं, उसका डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, और कैप्चा को फिल करते हुए इसको सबमिट पर दबा देना। योर प्रोजेक्ट विल बी सबमिटेड सक्सेसफुली। आई थिंक सो यहां तक की आपकी जानकारी क्लियर हो गई होगी।